फाइन स्टूडेंट, देखो तो आज की क्लास में हम लोग 3 टॉपिक को कवर करेंगे एडिटोरियल्स में। पहला जो टॉपिक है ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तुम लोग जानते हो यूनाइटेड नेशंस का एक आर्म है और अभी रिसेंट टाइम में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए हैं इसमें, ठीक है। और ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि ये जो वर्ल्ड है जिसको हम लोग कहते हैं कि मल्टी पोलर वर्ल्ड ऑर्डर, तो अभी हम जान लें कि मल्टी पोलर वर्ल्ड ऑर्डर में पोली क्राइसिस चल रहा है। और उसके बाद कई लोग तो बोलते हैं कि ये मल्टी पोलर वर्ल्ड ऑर्डर भी नहीं है, ये तो डिसऑर्डर है। तो ICJ जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्यों नहीं काम कर पा रहा है ठीक से, तो एक कम्प्रिहेंसिव एडिटोरियल्स देखने वाले हैं हम लोग। 20 नंबर एडिटोरियल 20 में एकदम कम्प्रिहेंसिव डिटेल्स पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है GS पेपर 2 के लिए। क्योंकि GS पेपर 2 में सिलेबस देखोगे ना तो लास्ट में लिखा गया है इंटरनेशनल फोरा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन करके लिखा गया है वहाँ पे। 21 देखो, 21 भी बिल्कुल। अब जानते हो कि जो हौदी रेबल्स है वो अटैक कर रहा है रेड सी में, है ना। तो इसीलिए एक ऑपरेशन मैरीटाइम करके US ने बनाया ना, और UK ने ज्वाइन किया, इंडिया ने ज्वाइन नहीं किया। क्योंकि इंडिया को पता है कि यदि हम यूनाइटेड स्टेट्स का जो लाइन है और उसके हिसाब से चलेंगे तो हमको प्रॉब्लम हो सकता है मिडल ईस्ट में बैलेंस करने में। क्योंकि हम ये ऑलरेडी करके बैठे हुए हैं। ईरान का जब बात था 2018 में, जब डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान न्यूक्लियर डील को वो रद्द किया, ये ईरान न्यूक्लियर डील था ना जी, ईरान और US का न्यूक्लियर डील था, उसको जब रद्द किया तो इंडिया ने भी बिल्कुल US को ही फॉलो किया। उसके बाद हमें नुकसान हुआ है। तो अभी जो दुनिया में जो व्यवस्था है रिलेशन का, वो वैल्यूज पे नहीं है स्टूडेंट, सेल्फ इंटरेस्ट पे है वो। यानी कि भारत को जहाँ जहाँ फायदा मिलेगा वहाँ वहाँ भारत कोलिशन बनाएगा अपना, समझे ना। ऐसा नहीं कि US के हिसाब से हम चलने वाले नहीं हैं। यदि US कुछ काम करवाना चाहता है या किसी ग्रुपिंग में हमें डालना चाहता है जहाँ पे हमारा हित छुपा हो तो हम जरूर जाएंगे। और यदि हमारा हित ना छुपा हो और यदि वो ज्वाइन करने की वजह से हमें प्रॉब्लम है तो बिल्कुल ज्वाइन नहीं करेंगे। यूनाइटेड स्टेट्स ने भारत को कहा था कि रसिया से तेल मत मंगवाना तुम लोग। हमने क्या बोला, हम मंगवाएंगे, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिसमें इमरान खान ने भी काफ़ी तारीफ किया था भारत का कि देखो इंडिया सीखना चाहिए पाकिस्तान को भी। और ये चीज़ तुमको यहाँ पे भी दिखेगा। 3rd नंबर देखो स्टूडेंट 22। अब यूनिवर्सिटी में रिस्ट्रिक्शन अच्छी बात नहीं है। हमने देखा था कुछ महीना पहले कि JNU में भी पाबंदी लगा दिया कि वहाँ पर रैली नहीं कर सकते, आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हो, है ना। UAPA के ऊपर डिस्कशन होना था तुम्हारा IISc बेंगलोर में, वहाँ पे भी पाबंदी लगा दिया गया। 2 प्रोफेसर ने कुछ लिखा था तो उसको वहाँ से रेस्ट्रिकेट कर दिया गया। तो इस तरह का चीज़ अच्छी बात नहीं है। क्योंकि यूनिवर्सिटी जो है ना वो नॉलेज का, वो फ्रीडम का एक इकोसिस्टम है, उसको इस तरीके से रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जाना चाहिए। यूनाइटेड स्टेट्स देखो ना कितना अच्छा है, नहीं US में पूरा यूनाइटेड स्टेट्स की यूनिवर्सिटी में क्रिटिसाइज़ किया जाता है गवर्नमेंट का प्रोग्राम और पॉलिसी को। वो छोड़ दो, न्यूजीलैंड देखो, न्यूजीलैंड में देखो लॉ बना है उसके लिए कि बिल्कुल कर सकता है, यूनिवर्सिटी बिल्कुल ही चर्चा कर सकता है सरकार का कोई भी एक्शंस को लेके। तो ये सीखने वाला चीज़ है हिंदुस्तान के लिए। तो 22 देखो वही लिखा है, रिस्ट्रिक्शन इन यूनिवर्सिटी में लेड टू होमोजेनाइजेशन एंड रेजिमेंटेशन ऑफ थॉट। यानी कि आपका जो थॉट है वो उसमें आइडिया नहीं आ पाएगा, उसमें इनोवेशन नहीं आ पाएगा। जो है ऊपर से जो इन्फोर्स कर दिया वही चीज़ आप मानेंगे, डेट इज कॉल्ड रेजिमेंटेशन। होमोजेनाइजेशन मतलब जो ऊपर वाला सोच रहा है वही हम सोचेंगे, हेट्रोजाइजेशन नहीं है यहाँ पे। तो ये अच्छी बात नहीं है यूनिवर्सिटीज़ के लिए। चलो तो यहाँ पे देखो, जैसे कि मैंने कहा है, यहाँ पे देखो, हाँ 20 नंबर, वेदर इट इज़ UN और IG, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस का बात हो या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का बात हो, जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो वीटो पावर है। ये परमानेंट मेंबर जानते हो, है ना। UNSC का जो परमानेंट मेंबर है, सभी ये 5 जो मेंबर है वो विनर है 2nd वर्ल्ड वॉर का, विक्टर पावर है ये सब। और कोई भी मुद्दा वहाँ पहुँचता है तो ये लोग वीटो पावर लगा देते हैं। जब ये लोग वीटो पावर लगा देंगे तो उस पर कोई रिजल्ट ही नहीं आ पाएगा, समझ गए ना। तो ये प्रॉब्लम हो रहा है कि ICJ का छवि अच्छा होने के बावजूद भी वो काम नहीं कर पाता है। और उसमें सबसे बड़ा जो रीज़न है, सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो वीटो पावर है। देखो GS पेपर 2 कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी,
हालांकि ये ज़्यादा बेटर बैठेगा जहाँ पे हम बोले थे तुम लोगों को सिलेबस जीएस पेपर का ही हिस्सा रहेगा, समझे, कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी का हिस्सा रहेगा, बट लास्ट वाला इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। तो ये पढ़ लो सिलेबस। फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूनियन एंड स्टेट्स, इश्यूज एंड चैलेंजेस पर्टेनिंग टू फेडरल स्ट्रक्चर, डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स, फाइनेंस अप टू लोकल लेवल्स एंड चैलेंज दे। ये बिल्कुल ये सिलेबस यहाँ पे मैच नहीं करेगा। ये वो समझ गया ना, जीएस पेपर का 2 लास्ट का देखोगे सिलेबस वहाँ मैच करेगा। इंडिया, हाँ समझे, इंडिया और इंडिया से इंटरेस्ट भी नहीं, इंटरनेशनल फोरम इंस्टीट्यूशन। ये देखो हिंदू पेपर में आया था 14 जनवरी को। तो देखते हैं मामला क्या है। देखो अभी जो इजराइल में चल रहा है, इजराइल ने अटैक किया हमास को, है ना, स्थिति बहुत ख़राब है। तो इसलिए साउथ अफ्रीका ने उसको सू किया है। सू मतलब कोर्ट में ललकारा है। किसको? इजराइल को। और कौन सा कोर्ट में ललकारा है? जो दुनिया का सबसे बड़ा कोर्ट है, आईसीजे है, यूनाइटेड नेशंस का, समझे। तो ये तुम देख सकते हो कि 2 दिन का प्रोसीडिंग चला वहाँ पे, समझे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में साउथ अफ्रीका और इजराइल के बीच में, क्योंकि मामला साउथ अफ्रीका लाया है और साउथ अफ्रीका ने बोला है कि इजराइल गलत कर रहा है, ये सही नहीं है, समझे। साउथ अफ्रीका दिसंबर 2023 में आईसीजे में गया और वो बोला कि जो जेनोसाइड कन्वेंशन है, जेनेवा का जो जेनोसाइड कन्वेंशन, उसको हम इन्वोक करते हैं और हम एक्यूज़ कर रहे हैं, हम आरोप लगा रहे हैं इजराइल के ऊपर कि वो गाजा में जो कर रहा है ये एक तरह से जेनोसाइडल अटैक है, नरसंहार कर रहा है ये। तो ये बोल के साउथ अफ्रीका वहाँ पहुँच गया दिसंबर 2023 में। कहाँ पहुँचा? आईसीजे में पहुँचा। हाँ, उसके बाद वही जिसको बोलते हैं एक प्रतिक्रिया देते हो तो फिर उधर से भी काउंटर रिएक्शन आता है। तो इजराइल ने कहा कि देखिए ऐसा नहीं है, हमारा जीनोसाइडल इंटेंट बिल्कुल भी नहीं है। आखिर सबसे पहले अटैक तो यही लोग किया था, हमको हमास ने किया था, हमारे लगभग 1200 सिविलियंस मर गए। तो ये हमारा काउंटर अटैक है और हम सिविलियन को मारना तो बिल्कुल नहीं चाहते हैं। जो हमास मिलिटेंट्स लोग जो छुपा हुआ है उसको हम मारना चाहते हैं। ये हमारा जेनोसाइडल इंटेंट नहीं है। और जो भी हो, सिविलियन तो मर रहे हैं हमास में। तो नीचे देखो यही बोला कि जो भी इजराइल बोल रहा हो मगर ये तो देखो साउथ अफ्रीका ने बोला है कि ये जेनोसाइडल अटैक ही है, क्योंकि लगभग 23,000 फलस्तीन अभी तक मर चुके हैं और 90% जो लोग हैं अपने जगह से डिस्प्लेस हो चुके हैं। गाजा में अफरा तफरी का माहौल है। तो ये जाहिर सी बात है, इसमें जेनोसाइडल इंटेंट है, छुपा हुआ है, चाहे इजराइल कुछ भी बोले। बात समझे? मामला ये है। तो ये जेनोसाइड कन्वेंशन क्या है? देखो ये जेनोसाइड कन्वेंशन 1948 में साइन किया गया है। इसमें बहुत सारे मेंबर नेशंस हैं और साउथ अफ्रीका और इजराइल दोनों ही मेंबर नेशन हैं, समझे। भारत भी मेंबर नेशन होगा इसका। तो ये फर्स्ट ह्यूमन राइट्स ट्रीटी है। अब देखो हम जानते हैं कि फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी में क्या हुआ था ज्यूस के साथ। नहीं, ज्यूस के साथ बहुत बुरा हुआ था ना स्टूडेंट, बहुत ज्यूस मारे गए थे कंसंट्रेशन कैंप में। तो ये सब चीज़ को समझते हुए एक इस तरह का जेनोसाइड कन्वेंशन लाया गया। जेनोसाइड समझते हो ना, नरसंहार कर देना बिकॉज ऑफ ए रेस, बिकॉज ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटी। अब यूरोप में ज्यूस को पूरा नरसंहार कर दिया गया, बोला गया कि ये सुपेरियर रेस नहीं है, इन्फीरियर रेस है, ये दुनिया भर का चीज़ बोल के एक जेनोसाइडल इंटेंट था नाजी का। तो उसी चीज़ को समझते हुए जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ तो जेनोसाइड कन्वेंशन बनाया गया। अब इसमें देखो ये बोला है कि मास किलिंग नहीं होना चाहिए, हेलोकॉस्ट नहीं होना चाहिए। हेलोकॉस्ट का मतलब मास किलिंग, लोगों को मारना। तो साउथ अफ्रीका ने इसी चीज़ को इन्वोक किया है, समझे ना। आर्टिकल 2 जो जेनोसाइड कन्वेंशन है उसी को इन्वोक किया है और इसमें कहा है कि देखिए जेनोसाइड का मतलब क्या क्या होता है। जेनोसाइड का मतलब होता है कि एक नेशनल यानी कि एक कंट्री का वो आदमी है, एक रेशियल का आदमी है, एक एथनिक ग्रुप का आदमी है और एक रिलीजियस ग्रुप का आदमी है। यदि इस आइडेंटिटी से तुम किसी को मारते हो तो ये जेनोसाइडल अटैक है, नंबर 1। दूसरा क्या है कि आप जब कोई भी अटैक करो तो उससे बॉडीली हार्म हो रहा है, शरीर में हार्म हो रहा है या फिर मेंटल भी हार्म हो रहा है, तो इसको भी हम जेनोसाइडल इंटेंट ही कहेंगे। तीसरा देखो कि आप कुछ भी कर रहे हो जिसके वजह से या तो पूरा ही तबाही हो रहा है या फिर उसका कुछ हिस्सा तबाही हो रहा है, तो वो भी जेनोसाइडल अटैक ही है। तो जेनोसाइड को लेके बहुत अच्छे से डेफिनेशन दिया गया है तुम्हारा जेनोसाइड कन्वेंशन 1948 में, समझ गए ना। तो इसी चीज़ को इन्वोक किया है साउथ अफ्रीका ने, इस बात को समझो।
दोनों ही साउथ अफ्रीका और इजराइल दोनों ही जेनोसाइड कन्वेंशन ऑफ 1948 के मेंबर्स हैं, और इस बार साउथ अफ्रीका ने इसी आर्टिकल को क्या किया, इन्वोक किया है। अब यहाँ पे देखते हैं तो जाहिर सी बात है, जब इन्वोक किया तो पूरा ग्लोबल अटेंशन होगा, पूरा दुनिया का ध्यान जाएगा कि साउथ अफ्रीका क्या किया है और इजराइल क्या कर रहा है इस तरफ। बस सबसे बड़ी बात है कि ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बना कैसे, और इसका क्या क्रेडिबिलिटी है, क्यों नहीं काम कर पाता है, या फिर अभी तक जो काम किया है तो कितना बढ़िया काम किया है, वही सब चीज़ के बारे में हम लोग समझेंगे। तो थोड़ा देखो यहाँ पे यूनाइटेड चार्टर साइन हुआ, यूनाइटेड नेशन चार्टर साइन हुआ ना, जिसका प्रियम्बल भी है ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन, और उसी के आधार पे देखते हो बहुत सारे कंट्री में ह्यूमन राइट्स कमीशन बना। भारत भी सिग्नेटरी है, इसलिए भारत में भी ह्यूमन राइट्स कमीशन बना है ना, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है ना हमारे कंट्री में, और फलस्वरूप हमारे पास स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन भी है ना। हाँ, ग्राउंड लेवल पे कुछ काम नहीं करता है, बट डेटा वगैरह तो देता है ऊपर जाके। हाँ, जितना होना चाहिए उतना नहीं करता है, और हम उम्मीद करते हैं कि देश जितना प्रोग्रेस करेगा उतना बढ़ते जाएगा, ये सब तंत्र भी और स्ट्रांग होते चला जाएगा। तो ये समझो कि यूनाइटेड नेशन चार्टर इस्टाब्लिश हुआ था 1945 में ही, समझे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल मेन जुडिशियल आर्म है यूनाइटेड नेशंस का स्टूडेंट, समझे। और ये कहाँ पे है तुम्हारा, हेग, नीदरलैंड में। हेग जानते हो, कैपिटल है नीदरलैंड का, वहाँ पे हम, हाँ समझ गए ना। अब देखो, अब ये जून 1945 में इस्टाब्लिश हुआ था, और इसका देखो दो काम है, इसका दो टाइप का जुरिस्डिक्शन होता है। पहला जो जुरिस्डिक्शन है उसको बोलते हैं एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। जैसे हम सुप्रीम कोर्ट का पढ़ते हैं पॉलिटी में, तो जानते हैं ना कि बहुत तरह का जुरिस्डिक्शन होता है, एपेलेट जुरिस्डिक्शन होता है, सब ऑर्डिनेट जुरिस्डिक्शन होता है, नहीं तुम तो पढ़ के बैठे हुए हो पॉलिटी। तो इसका दो टाइप का जुरिस्डिक्शन होता है। पहला जो जुरिस्डिक्शन है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, जहाँ पे ये एडवाइस देता है। कोई भी मान लो कि यूनाइटेड नेशंस या उससे रिलेटेड कोई भी संस्था है जिसको एडवाइस चाहिए, लीगल एडवाइस चाहिए, तो आईसीजे से ले सकता है। जब आईसीजे इस तरह का एडवाइस देगा तो वो कंपलसरी बाइंडिंग नहीं होगा, क्योंकि वो एडवाइस ही तो दे रहा है। यदि हम तुमको एडवाइस दे रहे तो कोई कंपलसरी थोड़ी है, तुम उसको अपना भी सकते हो, नहीं भी अपना सकते हो। तो वही बोला गया कि कोई भी स्पेशलाइज एजेंसी यूनाइटेड नेशंस का या कोई भी ऑर्गन इससे एडवाइस ले सकता है, बट वो लीगली बाइंडिंग नहीं है, समझे। और दूसरा देखो, दूसरा क्या जुरिस्डिक्शन है कि कोई भी डिस्प्यूट है मान लो कंट्रीज के बीच में, और कोई भी क्राइम हुआ जिसके वजह से इंटरनेशनल लॉ वायलेट हो गया, तो वो सब मामला आईसीजे अपने संज्ञान में ले सकता है। होप से समझ में आ रहा होगा। तो पहला क्या जुरिस्डिक्शन है, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है, जहाँ पे वो एडवाइस दे सकता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सबको, स्पेशली यूनाइटेड नेशंस के ऑर्गेनाइजेशन को दे सकता है, उसके ऑर्गन्स को दे सकता है। बट ये जो जुरिस्डिक्शन है वो कंपलसरी नहीं है, बाइंडिंग नहीं है। दूसरा क्या है, कोई भी डिस्प्यूट हो, यदि कोई भी इंटरनेशनल लॉ को वायलेट करता है तो उस समय ये संज्ञान ले सकता है, एक स्टेट को अपना कटघरा में ले सकता है। अभी थोड़ी देर में देखेंगे कि ऐसा किया है इसने, अफ्रीका में ऐसा किया है पहले। अब यहाँ पे देखो, आखिर आईसीजे बना कैसे। आईसीजे से पहले क्या कोई संस्था नहीं था, तो उससे पहले भी संस्था था, परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस, बट ये फेल कर गया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच में बना था ये, और हम जानते हैं कि यूनाइटेड नेशन से पहले भी बना हुआ है लीग ऑफ नेशन, तो लीग ऑफ नेशन भी तो फेल कर गया था, है ना। उसके बाद फिर यूनाइटेड नेशंस बना, उसमें बहुत सारे मेंबर कंट्री जुड़े, इसलिए थोड़ा स्ट्रांग बना हुआ। मैं अभी के डेट में तो यूनाइटेड नेशंस भी फेल ही है। तो इस बात को हमें समझना होगा कि आईसी जो बना है, इससे पहले परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस था, समझे, बट इसने उतना अच्छे से काम नहीं किया, ये इन्हें उतना एबल नहीं रहा कि बहुत सारा चीज़ को लागू करवा सके, इसलिए ये ख़त्म हो गया और इसकी जगह पे आईसीजे रिप्लेस कर दिया इसको, समझे। ये मामला है। आगे देखो, जहाँ तक सवाल है स्ट्रक्चर का, तो इसमें 15 जजेस होते हैं और 9 ईयर का टर्म होता है, एक जज का 9 ईयर का टर्म होगा, स्टूडेंट समझ गए ना। इसका देखो साइमल्टेनियस इलेक्शन, जब यूएन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और यूएनएससी का जब इलेक्शंस होता है उस टाइम में, उसी समय आईसीजे का भी इलेक्शन हो रहा होता है। हाँ, कई बार ऐसा भी होता है कि एडहॉक जजेस भी आते हैं। हाँ, कोई मान लो कि कुछ स्पेशल केस हो, समझे, कुछ स्पेशलाइज नॉलेज चाहिए, तो एडहॉक जज को भी आप बैठा सकते हो वहाँ पे। ये एक सिंपल स्ट्रक्चर है। हाँ, होता है और जाते हैं। और इंडिया का देखो, जैसे जहाँ तक सवाल है इंडियन जजेस का, तो बहुत क्रेडिबिलिटी हाई है इंडियन जजेस का। हाँ हाँ बिल्कुल, नहीं अब मैं बोल रहा हूँ वर्ल्ड में बता रहा हूँ कि इंडियन जजेस का क्रेडिबिलिटी बहुत हाई है। इसका बहुत सारा रीज़न है। इसका रीज़न है कि हमें बहुत एक्सपीरियंस है केस को डील करने का, और डाइवर्सिटी है कंट्री में। जिस कंट्री में डाइवर्सिटी है तो उस कंट्री में बहुत सारे टाइप के केस आएंगे। हाँ, हमारे भारत के जो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है, वो तो हम कह सकते हैं कि दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ जज में आएंगे उनका नाम। अब देखो, सुप्रीम कोर्ट जो वहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स में, उसको उतना केस नहीं है जितना हमारे भारत में केसेस सब है।
स्पेशली मैं कह दूँ तो हाई कोर्ट का जजेस और आगे है, वो तो और केसेस को डील करता है। तो जजेस का क्रेडिबिलिटी इंडिया में बहुत ही स्ट्रांग है स्टूडेंट, समझे। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि आखिर बना तो बहुत अच्छे से बन गया है ना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बना है, उसको फिर यूनाइटेड नेशन चार्टर से पावर डिराइव करके बनाया है, इसका 2 अपना जुरिस्डिक्शन है, दुनिया भर का चीज़। मगर ICJ उतना इफेक्टिव नहीं है जितना होना चाहिए, और इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है, वीटो पावर। क्योंकि कोई भी चीज़ ICJ का जो भी लागू हो, क्योंकि ICJ से ऊपर मामला नहीं जा सकता, ये अपने आप में सुप्रीम कोर्ट है वर्ल्ड का, समझे ना। जैसे कोई मामला यदि सुप्रीम कोर्ट में सॉल्व नहीं हुआ तो फिर सुप्रीम कोर्ट में ही सॉल्व होगा, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर तो नहीं जा सकता है। प्राइवेट काउंसिल तो है नहीं, पहले वाला ब्रिटेन वाला था ना हमारा पहले व्यवस्था, याद है ना तुम लोग को। हाँ, तो वो इंग्लैंड में जाता था मामला, तो वैसा तो व्यवस्था नहीं है। अभी सुप्रीम कोर्ट ही सबसे सर्वोपरि है, तो इस तरह दुनिया में ICJ सबसे सर्वोपरि है। यदि यहाँ मामला कुछ नहीं सुलझा तो फिर वहीं तक रहेगा। और दूसरी बात है कि कोई भी मामला को सुलझाने के लिए ज़रूरी है कि ये जो 5 परमानेंट मेंबर्स है इसका ओके होना चाहिए। बात यहीं फंसता है स्टूडेंट। और तुम जानते हो कि 5 कंट्री का अपना अपना वेस्टेड इंटरेस्ट है, और ऐसा कंट्री है 5, चाइना है, हाँ, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, ताइवान नहीं, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना जो मेनलैंड चाइना है, रसा है, इधर USA है, अब फ्रांस है, UK है। चलो 3 तो कह सकते हैं कि इधर का गोतिया है तीनों ये लोग, है ना। ये देखो चाइना से, फिर रसिया से, देखो हर समय पंगा होता है, पहले रसिया से पंगा, अभी चाइना से पंगा, तो इसका तो अपना वेस्टेड इंटरेस्ट छुपा हुआ है। तो कोई भी चीज़ को लेकर रजामंदी तो होने वाला है नहीं ऊपर, तो जाहिर सी बात है ICJ तुम्हारा इफेक्टिव नहीं होगा। तो वही चीज़ लिखा गया है, देखो कि ICJ डिसीजन आपका जो देगा वो जो उसका, क्या कि एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन तो कंपलसरी नहीं है, वो बाइंडिंग नहीं है, मगर जो दूसरा जुरिस्डिक्शन है जिसमें डिस्प्यूट सॉल्व करने का बात है वो तो बाइंडिंग है। और फिर तुम अपील नहीं कर सकते हो कहीं पे दूसरी जगह पे। दूसरी बात है कि देखो यूनाइटेड नेशन चार्टर में ऑथराइज किया कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, और वो इन्फोर्स करवाएगा, कोर्ट का जो भी डिसीजन होगा वो इन्फोर्स करवाएगा। वहाँ हम जानते हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर्स हावी है वहाँ पे, इसलिए कोई भी मुद्दा आगे नहीं पहुँच पाता है। देखो यही बोला कि पावर पॉलिटिक्स हो जाता है, क्योंकि परमानेंट मेंबर का अपना ही पॉलिटिक्स है, तो कोई मामला पहुँचने नहीं देता है, या पहुँचता है उससे पहले ही वीटो पावर लगा देता है, लागू ही नहीं होता है। ये सबसे बड़ा समस्या है। अब इसे एग्जाम्पल देखो, अभी का मैं बात कर रहा हूँ, अभी जिसकी वजह से हम लोग पढ़ रहे हैं, साउथ अफ्रीका ने इन्वोक किया जेनोसाइड कन्वेंशन 1948। अब ये मामला ऊपर पहुंचेगा, ऊपर में 5 कंट्री है, US है ना, USA रोक लेगा उसको, क्यों, इजराइल का वो एलाई है US से, बात खत्म हो गई, आगे बढ़ेगा ही नहीं वो चीज़। आया समझ में ना, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो वीटो पावर लिखा गया ना, वीटो पावर सबसे बड़ा मेजर हर्डल है, जिसकी वजह से ICJ का जो डिसीजन वो ठीक से लागू नहीं हो पाता है। दूसरा देखो, नॉन पार्टिसिपेशन ऑफ पावरफुल मेंबर्स। अब देखो जो पावरफुल मेंबर्स है, पावरफुल मेंबर्स मतलब क्या, ये जो वीटो पावर वाला मेंबर्स सब है, ये सबसे पावरफुल मेंबर्स है। 5 परमानेंट मेंबर्स है, अभी भी देखो दुनिया को अच्छे से यही होल्ड करता है, चाइना और US दोनों उसमें है। जैसे एग्जांपल देखो, इसमें बताया गया है कि जब रसिया ने अटैक किया यूक्रेन के ऊपर 2022 में, तो रसिया ने तो लिया ही नहीं इस बात को, कि बोला कि हम नहीं बढ़ने देंगे इस केस को आगे, हो गया, एडमिट नहीं हुआ वहाँ पे। देख लो ना क्या लिखा गया है, इन द प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूटेड बाय द यूक्रेन अगेंस्ट रसिया इन 2022 द लेटर, मतलब रसिया रिफ्यूज टू एडवांस सबमिशन इन लाइट ऑफ द एप्रोप्रिएट एब्सर्डिटी ऑफ द लॉ सूट। इसका मतलब ये लागू करने नहीं दिया वो, अब वो लिखा गया लॉ में, बात समझो, लागू करने ही नहीं दिया, आगे बढ़ने ही नहीं दिया उस केस को। सिमिलरली देखो, जब निकरगुआ वर्सेस US केस हुआ, तो वहाँ US ने उस केस को बढ़ने नहीं दिया, हाँ, क्योंकि अपने खिलाफ आएगा उसका, और उधर रसिया के खिलाफ आएगा बात, कि कोई भी एक कंट्री दूसरे कंट्री को अटैक करता है तो क्रेडिबिलिटी, जो अटैक करता है उसका क्रेडिबिलिटी खराब ना होगा जी। देखो होने नहीं दिया। और उसी तरह देख सकते हो, हाँ, कुछ 2 पहले का जो केसेस है जेनोसाइड कन्वेंशन, वो कहीं ना कहीं फाइनल एजुकेशन हुआ है, और उसको भी 10 साल लगा है। तो पहला केस क्रोएशिया वर्सेस सर्बिया का, इसमें वहाँ पे जेनोसाइडल अटैक हुए थे इस दोनों कंट्री में, समझे, और बोस्निया हर्जेगोविना एक साइड वर्सेस सर्बिया और मोंटेनेग्रो एक साइड, तो यहाँ पे भी जेनोसाइडल अटैक हुआ था। तो इसको सुलझाने में ICJ को 10 साल लगा था, लगभग 10 ईयर्स। तो ये एक सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट है, मैं इसमें जो मेन परमानेंट कंट्रीज है वो इन्वॉल्व नहीं था बच्चे लोग। यदि वहाँ पे यदि परमानेंट मेंबर जो हम कहते हैं USA, रसिया, फ्रांस सब यदि इन्वॉल्व हो जाता तो ये भी केस जल्दी नहीं सॉल्व होता, या इन्वॉल्व होगा तो उतना एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं होगा वो, बात समझे ना। तो देखो ये सबसे बड़ा रोना है यहाँ पे। तीसरा नंबर देखो, एक तो ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर,
अब जो काम करने का जो तौर तरीका, एडमिनिस्ट्रेटिव जो काम करने का तौर तरीका वो बहुत स्लो है। अब यहाँ पे देखो, अब आईसीजे बहुत स्लो है। आईसीजे को जो काम करने का तरीका बहुत स्लो है, उसका जो प्रोसीजर है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर बहुत स्लो है स्टूडेंट। अब देखो यहाँ पे इसलिए क्रिटिसिज्म का सामना करता है, बोलता है इतना स्लो होगा तो कैसे काम चलेगा। अब देखो आमतौर पे हमारे मन में भी, जनमानस के बीच में भी तो यही ना कि यदि सुप्रीम कोर्ट इतना समय लगाएगा फैसला देने में तो फिर जनता का क्या होगा, है ना। तो सिमिलरली यहाँ पे भी होगा, यही चीज़ होगा मुद्दा। अब यहाँ पे तुम देखो, इजराइल ने अटैक किया। अब इजराइल ने जो अटैक करा वो उसमें जेनोसाइडल इंटेंट है या नहीं है, तो अभी बहुत समय लगेगा इस चीज़ को पता करने में। अभी रिसर्च ही हो रहा होगा, फाइंडिंग्स ही जारी होगा, तब तक तो ये साफ कर देगा। इधर पूरा साफ नहीं करेगा, मैं बहुत सारे लोग तो मार देगा नहीं है। अभी देखो जो ऑफिशियल डेटा जो बोल रहा है वो भी कुछ दिन पहले का बोल रहा है, तो 24,000 लोग बने हैं। 24,000 लोग ऑफिशियल डेटा है, अनऑफिशियल तो और भी ज़्यादा होगा। अब एक एग्जाम्पल देखो, 2019 में जानते हो कि गाम्बिया ने लॉ सूट फाइल किया था म्यांमार के अगेंस्ट। अब बोला था जुंटा ने क्या किया, रेबेलियन किया, रोहिंग्या को मार के भगाया वहाँ पे। देखो अभी भी वो स्टिल इन ट्रायल है, 2019 का बात है, अभी 2024 है। ये भी तो बहुत लेट काम कर रहा है। तो देखो वही बोला गया कि कोर्ट ने 2.5 साल लिया है, उसके बाद बोला है कि चलो ऐसा हुआ है, जुंटा ने गलत किया है। तब तक तो ऑंग सान सू की का जो सरकार था वो तो बर्खास्त हो गया, वहाँ पे कई लोग को मार दिया गया, रोहिंग्या क्राइसिस हो गया। तो यदि इतना लेट होगा तब तक तो जो डैमेज है पहले ही हो चुका होगा, तो ये ठीक नहीं है। आगे देखो स्टूडेंट, हाँ चलो ये केसेस तो रिसेंट केसेस था। मैं ऐसा नहीं कि आईसीजे ने काम नहीं किया है, आईसीजे का कुछ आपका अच्छा भी मिलेगा, मतलब कुछ इसने बहुत बेटर भी किया है। जैसे डीआरसी वर्सेस युगांडा जो था तुम्हारा, डीआरसी है ना, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कंगो, तो इसके बीच में आया था, तो वो बहुत ही अच्छा जजमेंट आया था। और क्रेडिट तो युगांडा को जाएगा कि युगांडा ने चुपचाप मान लिया आईसीजे का बात, तो क्रेडिबिलिटी थोड़ा स्ट्रांग हो गया। तो क्या हुआ था कि 2022 में ना डीआरसी वर्सेस युगांडा केस पहुंचा वहाँ पे, और आईसीजे ने कहा है कि युगांडा को लगभग $325 मिलियन डीआरसी को देना चाहिए, वो भी 5 इंस्टॉलमेंट में। क्योंकि इसने वहाँ का पर्सन और नेचुरल रिसोर्सेज को डैमेज पहुँचाया है। चुपचाप बेचारा युगांडा ने इस बात को मान लिया। इसका मतलब क्या कि कारगर साबित हुआ उस समय आईसीजे का रूलिंग, है ना, नंबर 1। दूसरी बात है कि एडवाइजरी जो रोल है, दो तरह का जुरिडिक्शन है ना, तो एडवाइजरी जो रोल भी कई बार बहुत सक्सेसफुल रहा है। इसमें देखो पास्ट में देखोगे, जहाँ तक सवाल है कि न्यूक्लियर वेपन्स को किस तरह यूज़ करना चाहिए 1996 में, उससे क्या थ्रेट हो सकता है, ठीक है। जैसे देखो पैलेस्टीनियन ने जो कंस्ट्रक्शन ऑफ वॉल का बात है ना, यानी कि जो बना रहा था ये गाजा, ये जो इजराइल जो बना रहा था, याद है ना, कंस्ट्रक्शन ऑफ वॉल इन द ऑक्युपाइड पैलेस्टीन टेरिटरी इन 2004, तो उस समय भी एडवाइजरी कुछ दिया था उसने, और वो बहुत ही कारगर साबित हुआ। तो कई इंटरनेशनल मुद्दे हैं जहाँ पे आईसीजे का एडवाइस को बहुत अच्छे से माना गया है, तो हम कह सकते हैं कि सम सक्सेस है आईसीजे में भी। आगे देखो, मैनी कोर्ट्स केम, हाउएवर आईसीजे हैज़ बीन एबल टू कार्व आउट निच पोजीशन। बहुत सारे कोर्ट आए, जानते हो बहुत सारे कोर्ट है ना, बहुत इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है कि नहीं है बताओ तो, इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल है तुम्हारा, अनक्लॉज है कि नहीं है, अनक्लॉज जो तुम्हारा देखता है कि, है ना, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को देखता है, नॉटिकल माइल सब जानते हो, तो बहुत सारे व्यवस्था है उसमें। अनडाउटली आईसीजे का एक बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है, बात समझे। तो वही चीज़ बताया गया है कि ये निस पोजीशन को ऑक्युपाई करता है, कि बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है तुम्हारा। कोई भी इंटरनेशनल, कोई भी एडजुकेशन हो, कोई भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट को सुलझाना हो, तो आईसीजे का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। आईसीजे के साथ साथ और भी बहुत सारे कोर्ट सब है, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है ना, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल फॉर लॉ ऑफ द सी, वही अनक्लॉज ट्रीटी के हिसाब से, है ना, और भी बहुत सारे पैनल है WTO के अंतर्गत बैठाया जाता है, तो और भी बहुत सारा चीज़ है। बस सबसे बड़ा जो समस्या है स्टूडेंट कि ये जो पॉलिटिकल जो मुद्दा हो जाता है, अब कोई मुद्दा वहाँ पहुँचेगा, परमानेंट मेंबर यदि वीटो लगा देगा तो बेचारा आईसीजे काम नहीं कर पाता, ये सबसे बड़ा दिक्कत है। तो वही लिखा गया, देखो लास्ट में कंक्लूड किया गया कि आईसीजे का जो इम्पैक्ट है ना, यानी कि जो भी रिजल्ट वो सुना रहा है वो काफ़ी प्रभावित होता है बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल बायसनेस, समझे ना। ऊपर में वो लोग वही पॉलिटिकल बायसनेस की वजह से आईसीजे का रूलिंग को ठीक से इन्फोर्स नहीं किया आता है, तो इसलिए आईसीजे ठीक से काम नहीं कर पा रहा है। होप सो समझ में आ गया होगा स्टूडेंट तुम लोग को। आगे देखो, सेकंड देखो,
21, द एमर्जिंग मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर इज बेस्ड ऑन इंटरेस्ट रेदर देन वैल्यूज। आ गया बहुत बढ़िया समझ में। टॉपिक देख रहे हो कितना बढ़िया टॉपिक है। हाँ, कई लोग कहेंगे कि मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर है, मगर कई लोग कहते हैं कि अब मल्टीपोलर वर्ल्ड वर्ल्ड ऑर्डर कहाँ है, अब तो मल्टीपोलर वर्ल्ड डिसऑर्डर है। क्योंकि जिस हिसाब से पोली क्राइसिस हो रहा है, जिस हिसाब से यूनाइटेड नेशंस काम नहीं कर रहा है, उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो अब यहाँ पे समझो कि जो भी दुनिया, देखो बायपोलर तो नहीं है दुनिया अभी। कोल्ड वॉर के टाइम में बायपोलर था दुनिया। कोल्ड वॉर जान रहे हो ना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1990, जब तक तुम्हारा यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट नहीं हुआ तब तक तुम्हारा क्या था, बायपोलर वर्ल्ड था। इधर से कैपिटलिस्ट क्लास से कौन लीड करता था, यूएस से, और उधर से हाँ सोशलिस्ट ब्लॉक या कम्युनिस्ट ब्लॉक से कौन लीड करता था, यूएसएसआर। मगर जानते हो कि पतन हो गया फिर यूएसएसआर का, और रसा में डिवाइड हो गया, तो उसका फिर यूनिपोलर वर्ल्ड चला। और अभी जो स्थिति है वो मल्टीपोलर वर्ल्ड है। अभी ये नहीं कह सकते कि चाइना और यूएस ही पूरा दुनिया गवर्न करता, और भी कंट्री है, बहुत सारे कंट्री चला रहा है पूरा दुनिया को। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि दो कंट्री सबसे पावरफुल है, इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं हो सकता आपको। मगर बाकी कंट्री भी तो ऐसे तो झुंझुना नहीं बजा रहा है, बाकी कंट्री का भी तो रोल है। तो इसलिए मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, बात समझे। अब देखो स्टूडेंट, इसमें इतना कुछ समझने वाला चीज़ है। हमेशा हम लोग बात करते हैं कि याद करो, हम बहुत सैद्धांतिक थे, वैल्यूज़ पे काम करते थे हम लोग, है ना। अब हम लोग कैसे थे, तो जहाँ हमारा आइडियोलॉजी मैच करता था डेमोक्रेसी का, तो उसके साथ हम लोग बैठ जाते थे। अब देखो ना, अभी म्यांमार के ऊपर जुंटा का रेबिलियन हुआ, तो फिर भी हम कुछ नहीं बोले, जबकि हम लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। जब हम लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, वहाँ पे जुंटा रेबिलियन हो रहा है, यानी कि म्यांमार में मिलिट्री कूप हो रहा है। समझे, जुंटा मतलब वहाँ का मिलिट्री को जुंटा कहा जाता है, तात्मादाव भी कहा जाता है, समझे। तो जब ऑंग सान सू की वहाँ का जो डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट था उसको कूप कर दिया उसने, उसके बाद हम चुपचाप बैठे हुए थे, कुछ नहीं बोले हम, क्योंकि हम कुछ बोलेंगे फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। नेपाल में बोले थे तो कितना मामला गड़बड़ हो गया, ठीक है। तो हमने बहुत ही चुपचाप काम किया है। तो क्रेडिबिलिटी, अब क्यों ऐसा काम किया, इसलिए काम किया है कि भाई अभी का जो टाइम है ना, आइडियोलॉजी का टाइम नहीं है, अभी का जो टाइम है इंटरेस्ट का टाइम है। ऐसे भी चाणक्य नीति में हम लोग जानते हैं, चाणक्य भी क्या बोलते हैं, यही ना बोलते हैं कि जहाँ आपका देश का हित हो, जहाँ आपका जो नागरिक है उसका हित हो, उसी तरह काम करना चाहिए आपको। बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच, और उस समय वो बोल के चले गए, और ये अभी हमको दिखता है। जयशंकर साहब देखो, जब यूनाइटेड स्टेट्स ने मना कर दिया कि रसा से आप क्रूड ऑयल नहीं खरीदोगे, फिर भी हम खरीदे, और प्लेटफॉर्म में जाके हमने छोड़ दिया शंकर साहब को, और बढ़िया से ले रहे थे बैठ के कि आज हमको यूरोप हमको सिखाता है, यूरोप हमसे ज़्यादा ले रहा है तेल, और वो हमको सिखाएगा। यूरोप को लगता है कि यूरोप का प्रॉब्लम दुनिया का प्रॉब्लम, और एशिया का प्रॉब्लम उसका प्रॉब्लम नहीं है क्या। तो वो मुखर होकर बोले थे कि नहीं बोले थे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह है कि ऐसा नहीं है कि यूएसए कोई भी लाइन खींच देगा उस पर हम चले जाएंगे। नो, जहां हमारा इंटरेस्ट होगा उस हिसाब से हम काम करेंगे। और ये एक सबसे बड़ा रीजन है जिसकी वजह से अभी जो ऑपरेशन मई टाइम जो ऑपरेशन है ना, ये वहाँ पे रेड सी में, और उसके लिए ग्रुपिंग बनाया गया यूएसए और यूके, उसमें हम शामिल नहीं हुए। हालांकि यूएस ने बहुत कोशिश किया इंडिया को शामिल करने का, मगर इंडिया ने इंडिया अपना संयम को रखा, बचा के रखा। नहीं तो इंडिया यदि चल जाता उधर तो मिडिल ईस्ट में और गड़बड़ हो जाता। एक तो ईरान के साथ रिलेशन हमने और खुद खराब कर लिया, अब ईरान से दूर चले गए तो ईरान चाइना के नज़दीक चला गया। प्रॉब्लम हुआ कि नहीं हुआ। और चाइना के नज़दीक जितना कंट्री जाएगा उतना हमें डर है। इसलिए तो हम कहते हैं कि मालदीव्स का जो बात करते हैं कि इंडिया बॉयकॉट मालदीव्स कर रहा है, अच्छी बात नहीं है। और जितना चाइना के साथ जाएगा मालदीव्स, उतना भारत के इंटरेस्ट के लिए वो खराब चीज़ है, समझे। तो देखो जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन, बायलैटरल, रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग्स एंड एग्रीमेंट्स इन्वॉल्विंग इंडियाज एंड आर अफेक्टिंग इंडियाज इंटरेस्ट। ये टाइम्स ऑफ इंडिया में आया था 14 जनवरी 2024 को। देखो मामला क्या है, इंडिया ने अपना 3 वारशिप को डिप्लॉय किया। 3 वारशिप को डिप्लॉय करने का मतलब क्या कि इंडिया का जो 2 जहाज है, 2 जहाज के ऊपर अटैक हो गया, तो इसलिए काउंटर करने के लिए 3 अपना वारशिप इसने उतार दिया भारत ने। क्या हुआ देखो, हुआ क्या था, क्यों उतारना पड़ा हमें, इसके पीछे क्या लॉजिक है। तो देखो इंडिया ने अपना 3 शिप अरेबियन सी में उतार दिया। क्यों, क्योंकि एक ड्रोन ने हिट कर दिया हमारा मर्चेंट वेसल्स को। मतलब हमारा मर्चेंट वेसल मतलब समझ ना, जो सामान लेके जा रहे थे, कुछ हमारे बिजनेस क्लास वाले लोग सब बाहर जा रहे थे, तो उस पर अटैक हो गया। तो सेकेंड जो वेसल्स है जिसका नाम MV साई बाबा है, समझे, जो क्रूड ऑयल टैंकर था उसको भी हिट कर दिया ड्रोन ने, यानी कि 2 हमारा गया ना,
उसके बाद यूएस का तुरंत बयान आया कि पता है इंडिया तुमको कौन अटैक किया, ईरान अटैक किया तुमको, समझे। और हम जानते हैं कि वो रेड सी का जो लाइन है वो क्या बोलते हो, बल्बे मंडप है वो, हाँ है ना, उधर से जो पास होता है, हौदी रेबल्स वहीं पे एक्टिव है। तो अब वो क्योंकि देखो इससे पहले वर्ल्ड में 10% वॉल्यूम जो ट्रेड होता है रेड सी से ही होता है, 10%, इस बात को भी समझ लेना। अब देखो तो अब बड़ा बड़ा शिप पहले से उड़ा रहा हौदी रेबल्स सब, इंडिया का भी उड़ा दिया, तो यूएस इधर से घी लगाएगा बैठ के। तो यूएस क्लेम क्या किया कि ये दोनों ड्रोन की वजह से जो 2 वेसल क्षति हुआ भारत का, वो कहीं नहीं ईरान से आया था। तेहरान ने खुद बोला, ईरान मतलब वही, तेहरान का मतलब ईरान का कैपिटल, तो ईरान ने बोला कि नो 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 ये फालतू का ये बेसलेस एक्विजिशन लगाया, हम ऐसा कुछ नहीं किए हैं। हाँ इंडिया भी देखो, इंडिया चाहता तो यहाँ पे वो हो सकता था, मैं इंडिया सोच समझ के रिएक्ट किया है। इंडिया ने बोला कि नो नो अभी अननोन है, अभी तक पता नहीं चला है कौन है। देख रहे हो ना, इंडिया बहकावा में नहीं है, इसको बोलते हैं डिप्लोमेसी। जब अबू बुर्बक ट्रम्प जोश जोश में आ जाता था और मोदी जी को बोलता था कि अरे हम तुम्हारे दोस्त न हैं, हम कश्मीर का इशू सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो मोदी जी तो चालाक है, वो भी बहुत चालाक आदमी है मोदी जी भी। तो मोदी जी क्या बोलते थे, आपको कोई ज़रूरत नहीं, हम लोग सुलझा लेंगे आराम से, आपका कोई ज़रूरत नहीं है। अब वो दौर ख़त्म हो गया कि जहाँ पे हम जाएंगे दौड़ते हुए उधर, मामला तो कब का सुलझ जाता। अब उधर जैसे ही इंटरनेशनल वहाँ पे ले गए, हम यूनाइटेड नेशन में ले गए और कश्मीर का इशू बड़ा हो गया। इसलिए एक सही बात है, इसीलिए ना पड़ोसी का भी झगड़ा हो एक आदमी और पड़ोसी के बीच में, तो दोनों में सुलझा लेना चाहिए, तीसरा पड़ोसी को नहीं बुलाना चाहिए दूसरे जगह से, वो फिर आग लगा देगा बाबू, और फिर तुमको भी फ़ोन करेगा, उसको भी फ़ोन करेगा, समझे, दोनों फ़ोन करेगा, हम हैं अब हम तुम्हारा गोतियाई तो बन रहे हैं, और दोनों घर में जाकर खाना वाना खाएगा बढ़िया से, और लंबा चलाएगा। वो मर गया, उसका बेटा भी आके चलाएगा वो इसको। यही तो हुआ कश्मीर के साथ। मैं देखो, हाँ देखो कल हम बैठ के देख रहे थे रामलला का जो मोदी जी का बयान, एक बार और सुने जाकर शाम को, मज़ा आ गया। आए उसमें जो राम जी के बारे में जो अंतिम में जो बोले थे, वो लास्ट का अंतिम का 10 मिनट का वीडियो देखना, हालांकि 35 मिनट का दिए, 35-36 मिनट का उनका पूरा भाषण था, जरूर सुनना चाहिए सभी विद्यार्थी को। लास्ट का 10 मिनट का भाषण सुनना, और राम जी के बारे में क्या बखान किए हैं, एक पोइटिक बखान है वो, इतना सुंदर वर्णन किए थे वो। अब देखो मोदी जी ने कितना कुछ किया है, कश्मीर का इशू है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आर्टिकल 370 को जड़ से ही निकाल दिया, तो इतना लंबा था। तो ये तो कोई झुझारू नेता ही कर सकता है, इसमें तो कोई सेकंड थॉट नहीं हो सकता है। अब जहाँ तक सवाल है राम मंदिर का, तो राम मंदिर भी एक कंटिशियस इशू था, धार्मिक उससे देखोगे, कल्चरल हेरिटेज के हिसाब से देखोगे तो बहुत दिन से ही मामला था, कितने कार सेवक मरे, और कई सरकार आया। कांग्रेस देखो, पहले सबसे पहले पॉलिटिक्स लेने के लिए कांग्रेस ही दौड़ा था, उसमें कुछ नहीं मिला उसके हाथ में, राजीव गांधी ने खुलवाया था। तो मगर ये लोग बेवकूफ़ लोग था, मैं अभी डायरेक्ट बोल सकता हूँ ये चीज़, बेवकूफ़ लोग था कि ये लोग को वही जो माइनॉरिटी अपीजमेंट जो है ना, उसके चलते बर्बाद हुआ ये लोग। अभी देखो अभी पॉलिटिक्स पर टर्न हो चुका है, राइट विंग पॉपुलिज्म। अब कोई भी हिंदू का अगेंस्ट बोल के सोचेगा कि हम वोट ले ले, तो बाबू अब संभव नहीं है, क्योंकि अब मिजाज चेंज हो चुका है। बीजेपी आगे रहे नहीं रहे उससे मतलब नहीं है, मैं हिंदू वोट आगे रहेगा, ये चीज़ तय हो चुका है यहाँ से। और जो हिंदू का गुणगान करेगा, जो हिंदू का एस्पिरेशन को आगे लेके जाएगा, वही शासन करेगा। ये एक बेंचमार्क सेट कर दिया अभी के गवर्नमेंट ने। तो इसलिए 80% आबादी को आप अब कम नहीं आंक सकते हो। कल तुम लोग देखा, कल बाहर क्या क्या न्यूज़ चला है इंडिया को लेके, बहुत ही विवादित न्यूज़ सब बाहर चलाया गया कि जो बाबरी मस्जिद जो ढाया गया था, उस जगह पे मंदिर बन के तैयार हो गया, और ये बहुत बड़ा पॉलिटिक्स है। पाकिस्तान का बयान तो छोड़ दो, पाकिस्तान तो खराबी बोलेगा भारत को। मैं यूनाइटेड नेशन वाशिंगटन से लेके कैलिफोर्निया से लेके बड़े बड़े जो न्यूयॉर्क टाइम्स है या उधर का क्या बोलते हैं यूके का, सब ने विवादित हेडलाइंस ही दिया है। उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब टर्की में भी जब हुआ था, एक म्यूजियम को कन्वर्ट करके फिर जानते हो ना बहुत कुछ करके किया था, तो एर्डोगन का भी तो पूरा चर्चा हुआ था वर्ल्ड में। हम लोग अंदर थोड़ी जानते हैं,
राम लला का चीज़ तो अंदर से जानते हैं, इसलिए हम लोग उस तरह का रिएक्ट नहीं करते हैं। मगर साथ में ये बात भी तय होना चाहिए था कि आखिर ये जो आज राम मंदिर बना है उसके पीछे सुप्रीम कोर्ट ने वो जस्टिस दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है, और भारत का सुप्रीम कोर्ट का क्रेडिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है वर्ल्ड में स्टूडेंट, इस बात को भी हमें समझ लेना चाहिए। आगे देखो, तो देखो यूएस ने क्या किया, क्लेम किया कि 2 ड्रोन इधर से आया था, तेरा ने बोला ये बेकार का चीज़ है। इंडिया भी अपना कोई बयान नहीं दिया इस पर। हौदी रेबल्स देखो रेड सी में बहुत ही एक्टिव है, समझे ना, और जो भी पर्शियन गल्फ से, वही बल पे मंडप नीचे पर्शियन गल्फ है, वहाँ से जो भी जाता है वहाँ पे अटैक कर रहा है। तो यहाँ पे देखो वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो शिपिंग कंपनी है मर्स्क करके, उसने भी अपना बहुत सारा काम रुकवा दिया कि हम यहाँ से शिप जाने नहीं देंगे क्योंकि बहुत अटैक हो चुका है। तो अब यूएस करेगा क्या, तो यूएस भी अपना बोला कि ठीक है अब हम ऑपरेशन चला रहे हैं वहाँ पे ताकि हौदी रेबल्स को हम सिखा सकें। अब देखो कल का ही ये स्टूडेंट पनामा कैनल, हम जानते हैं कि पनामा कैनल में भी दिक्कत है, स्विस कैनल में भी प्रॉब्लम है, क्योंकि रेड सी में प्रॉब्लम है तो स्विस कैनल में दिक्कत हो जाएगा। पनामा कैनल ये कल पढ़े थे ना तुम लोग कि 2023 में पनामा कैनल का जो है ना वहाँ पे क्लाइमेट चेंज की वजह से ड्रॉट आ गया। और जो देखो यहाँ पे ठीक लो, ये कटून लेग नहीं है, गटून लेग है, ठीक है ना, पहले भी क्लास में पढ़ाए थे, गटून लेग है, वो ठीक कर लो, इसमें के लिखा गया है गटून लेग होगा, समझे, कल भी तुम लोग पढ़े थे इसलिए उसको चेंज कर लो कि गटून लेग जो पनामा में है वो डिप्लीट होने की वजह से पानी जो अमाउंट ऑफ वाटर होना चाहिए वो अमाउंट ऑफ वाटर नहीं है, इसलिए शिप का मूवमेंट ठीक से नहीं हो पाता है, और मूवमेंट करने के लिए भी लंबा समय तक के लिए कुछ वीक्स तक के लिए वेट करना पड़ता है। ये हाल हो गया तुम्हारा पनामा कैनल का। ये वाला देख लो स्टूडेंट, इसलिए जो ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन, यही ना ऑपरेशन चलाया था यूएस ने, इस ऑपरेशन को हमने ज्वाइन नहीं किया, बात समझे, क्योंकि हमको एक्सपीरियंस बुरा है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जब डोनाल्ड ट्रंप के अंडर जब ईरान न्यूक्लियर डील को रद्द किया गया और उसके बाद हमने क्या किया, यूएस का लाइन को टच किया, यानी कि यूएस जो बोल रहा था उस तरह का हमने काम किया, तो हमको बहुत नुकसान हुआ है। तो हम अपने गलती से सीखना चाहते हैं, और अभी यदि हम ईरान पे बोल दे कि हाँ ईरान नहीं अटैक किया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा ना फिर। तो यहाँ पे समझो स्टूडेंट कि कोशिश तो है कि किसी तरह नेविगेशन फ्री हो, इसलिए ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन चलाया यूएस ने, और उसमें यूके भी शामिल हुआ है कि जो भी चैलेंजेस है रेड सी में हौदी रेबल्स की वजह से उसको सॉल्व किया जाए और फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को मेंटेन किया जाए। बट इंडिया ने ज्वाइन नहीं किया इस चीज़ को। आगे देखो, वाई डिड इंडिया नॉट ज्वाइन ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन, इंडिया ने क्यों ज्वाइन नहीं किया, तो समझ गया ना, मैं बता चुका हूँ ना। अब देखो इंडिया ऐसे ज्वाइन नहीं करना चाहेगा, स्पेशली जो यूएस लीड कर रहा है उसको ज्वाइन बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहेगा, क्योंकि देखो एक तो भारत का क्रेडिबिलिटी शुरू से ही बहुत तगड़ा रहा है। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट चलाए थे नेहरू जी ने, याद है ना तुम लोग को स्टार्टिंग में, उस समय भी देखो, उस समय हमारा डिसीजन बहुत तगड़ा था उस समय भी कि ना हम इस ब्लॉक में जाएंगे ना उस ब्लॉक में जाएंगे, हम इंडिपेंडेंट रहना चाहेंगे, है ना। इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा ही इंडिया का तारीफ भी हुआ कि स्टैंड लिया भारत ने। तो हम यदि पास्ट में स्टैंड लिए तो हम अभी प्रेजेंट में भी स्टैंड ले सकते हैं, एक एग्जाम्पल ये भी हो सकता है। और दूसरी बात देखो, वही बोला गया कि ये देखो यूएस और इंडिया सिविल न्यूक्लियर डील के बाद इंडिया यूएस की तरफ ज़्यादा झुकाव हुआ है ना, जानते हो ना, मनमोहन जी ने ये बहुत प्रयास किया, उसके बाद फिर बहुत सारा चीज़ साइन हुआ है, फिर हम यूनाइटेड नेशंस के पाले में जाना शुरू कर दिए। अब उसके बाद क्या हुआ देखो, मगर देखो अभी रिसेंट में आया ना कि एक यूएस सिटीजन को इंडिया ने प्लॉट किया मारने के लिए, तो उसके वजह से वहाँ यूएस कांग्रेस से बहुत बड़ा वो आया है वहाँ से। और इस बार प्रेसिडेंट बाइडेन को हम बुला रहे थे वो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन, वो नहीं आया, बोला कि हमारे सिटीजन को तुम मारने का प्लान कर रहा है इंडिया, इसलिए हम नहीं आएंगे। और क्वाड समिट 2024 में भी वो नहीं आएगा। तो कहीं ना कहीं थोड़ा तनाव है, जब तनाव है तो हम क्यों करेंगे फिर ऑपरेशन, वो गार्जियन को हम क्यों करें, प्रॉस्पेरिटी ऑफ गार्जियन क्यों हम ज्वाइन करेंगे, टिट फॉर टैट ना। तो तुम बारात उतना भी बारात थोड़ी है कि जितना तुम दिखा रहे हो बाबू, इंडिया का बिना काम नहीं हो सकता, यूएस का जान लेना आप, समझे ना, क्योंकि इंडिया अभी डेवलपिंग कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री का ज़्यादा रोल होता है वर्ल्ड को चलाने में, इस बात को समझ लो। हाँ देखो, इंडिया का अपना ही रिलेशन ईरान के साथ है। देखो अब इंडिया ने सीखा, देखो बढ़िया समझो, इंडिया ने सीखा कि जो यूएस पॉलिसी के साथ हम गए 2018 में, इससे हमारा नुकसान हुआ, अब नहीं करेंगे। देखो ट्रम्प के टाइम में 2018 में देखो वही जो हम कहते हैं जिसको ईरान न्यूक्लियर डील, उसको पुल आउट किया। अब पुल आउट करने के बाद क्या किया, यूएस ने सैंक्शन लगा दिया, किसके ऊपर, ईरान के ऊपर, और बोला कि जितने भी कंट्री है बोला कि इसके साथ व्यापार नहीं करना। अब देखो हमारा चबहार पोर्ट बनने को था वहाँ पे,
और बताओ हमको कितना फ़ायदा होता था ईरान से? ईरान से 10% क्रूड ऑयल आता था हमारे कंट्री में, समझे? 10% बहुत होता है, 10%। इराक था, सऊदी अरब था और तुम्हारा ईरान भी था, यहाँ से तेल आता था। और बढ़िया बात ये था कि जो तेल आता था उसका 60 डे क्रेडिट मिलता था, यानी कि 60 दिन के अंदर हमको पैसा देना है। और याद करो कि पैसा भी इंडियन करेंसी में भी हम लोग स्वैप कर रहे थे। इतना ज़्यादा व्यवस्था था हमारे लिए, इतना खूबसूरत चीज़ था, ईरान ने हमारे लिए अरेंज करके रखा था। बट हमने अपना फिंगर खुद ही चला लिया यूएस को वो करने के लिए, साधने के लिए। तो ये हम सीख गए। और इसलिए यूएस ने जब बोला कि रसिया से मत लो क्रूड ऑयल अटैक किया, तो हम बोलेंगे नहीं, सस्ता है तो हम लेंगे, अपना नागरिक को हम जहाँ भला होगा वहाँ हम काम करेंगे, वैसा काम करेंगे। तो इंडिया सीख लिया है जीना, समझे? तो इसलिए बोला कि अब देखो, अब उसके बाद देखो जैसे ही इंडिया पीछे हटा तो चाइना, देखो ना, चाइना बिकम इंडिया ईरान टॉप कस्टमर, क्योंकि चाइना को चाहिए, चाइना को सस्ता में मिल जाएगा ना तेल। और चाइना पूरा जगह इन्वेस्टमेंट का बात किया है वहाँ पे। तो जहाँ जहाँ इंडिया छोड़ा है वहाँ चाइना जगह और दबाया है उस चीज़ को। और ईरान को क्या चाहिए? ईरान को बिजनेस चाहिए, वो कहीं से ही मिले उसको। बात समझे? जैसे अभी ईरान और पाकिस्तान के बीच में झगड़ा हुआ तो संधि करने के लिए सबसे पहले कौन पहुंचा? चाइना पहुंचा, क्यों? दोनों ही कंट्री इसका एलाई है। और कुछ भी हो जाएगा तो बीआरआई पे इम्पैक्ट पड़ेगा इसका। तो बात समझो, स्ट्रैटेजिक रीजन होता है। तो देखो 2020 से लेकर 2023 तक ईरान का कितना, बताओ, चाइना में कितना तेल गया है? बात समझो, ट्रिपल हुआ है, यानी 3 टाइम्स बढ़ा है स्टूडेंट। यूएस सेंक्शन लगा, उससे कोई फर्क, चाइना को क्या फर्क पड़ता है? चाइना को कोई फर्क नहीं पड़ता है यूएस का सेंक्शन। तो देख रहे हो ना, तो बाजी मारा ना चाइना ने यहाँ पे। तो ये हमको रियलाइज़ हो गया कि अब यूएस जैसे बोलेगा वैसा करने की जरूरत नहीं है, हमारा अपना भी स्टैंड होगा। आगे देखो, तो इंडिया स्लोली स्केलिंग अप इन्वेस्टमेंट। अब आस्ते आस्ते इंडिया भी सोच रहा है कि नो, जो हम प्रोजेक्ट छोड़ दिए थे अब हम प्रोजेक्ट करना है, क्योंकि चबहार पोर्ट पर यदि हम ध्यान नहीं देंगे तो फिर सेंट्रल एशिया कैसे पहुँचेंगे हम लोग? चबहार पोर्ट को डेवलप करके सेंट्रल एशिया पहुंचना था। अशकाबाद एग्रीमेंट तुम लोग को पता होना चाहिए। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हमें सेंट्रल एशिया पहुंचना। ये जियो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट एरिया है हमारे लिए, हमारी इंपॉर्टेंट जगह है ये। तो इसलिए अब फिर से हम स्केल अप करना शुरू करेंगे। बट लेट हो गया है, लेट हो गया है, ऐसा नहीं कि पॉसिबल नहीं है। हम आस्ते आस्ते हम फिर अपना रिलेशन अच्छा करना चाहते हैं। तो व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम दिस डेवलपमेंट? इस डेवलपमेंट से हम क्या समझते हैं? इस डेवलपमेंट से ये समझते हैं कि इंडिया ने यूएस का जो क्लेम है उसको ठुकरा दिया, उसको नहीं माना। क्यों? क्योंकि ये दौर आइडियोलॉजी का नहीं है, ये दौर कोई वैल्यूज़ का नहीं है, दौर अपने सेल्फ इंटरेस्ट का है। ठीक है, हमारा डोमेस्टिक को जो फायदा होगा उस हिसाब से हम काम करेंगे, समझे? हमारा जो फॉरेन पॉलिसी है वो बहुत ही प्रैग्मेटिक हो चुका है स्टूडेंट। और हमारा अपना स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी होना चाहिए, यानी कि जो हमको पसंद है हम वो करेंगे, कोई कंट्री हमको ज़बरदस्ती नहीं करवा सकता है। बात समझे ना? तो इस लाइन से भारत आगे बढ़ रहा है, जो कि बहुत सही है अभी के टाइम में। देखते हो ना कंट्री का, देखते हो कंट्री का कैसे रहता है कम्बिनेशन। अब हमारा इंडिया देखो, इजराइल से भी अच्छा दोस्ती, सऊदी अरब से भी अच्छा दोस्ती, चलो सऊदी अरब इजराइल साथ में आ गया। अभी ईरान से भी अच्छा, ईरान से बहुत बुरा दोस्ती तो नहीं हुआ हमारा, अभी भी ठीक ही है हमारा। हमारे वहाँ भाई लोग कितने होंगे, फूक फूक के कदम ले रहे हैं, ताकि मिडल ईस्ट जो सबसे बड़ा संघर्ष का जगह है वहाँ पे भी हम सबको साध के रखे हैं। देखते हो ये मोदी जी जो पहला प्राइम मिनिस्टर बने थे पहला टेन्योर में, तो सऊदी अरब गए, ईरान भी गए, इजराइल भी गए, हाँ फलस्तीन भी गए थे, इनफैक्ट सही बोले फलस्तीन भी गए थे। तो कैसे हो सकता है ये संभव कि फलस्तीन में भी गए और इजराइल में भी गए? तो कोशिश यही है कि इंटरेस्ट, वैल्यूज़ अब कोई काम का नहीं, वैल्यूज़ गए तेल लेने, अभी अपना सेल्फ इंटरेस्ट, अपना स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। बात समझ गए ना? ये चाहिए डिप्लोमेसी में। कंप्लीटेड। आगे देखो 22 देखो स्टूडेंट, जीएस पेपर 2 कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, इवोल्यूशन, फीचर्स, अमेंडमेंट्स, सिग्निफिकेंट प्रोविजंस एंड बेसिक स्ट्रक्चर। हालांकि ये सिलेबस यहाँ पे नहीं बैठेगा स्टूडेंट, ये सिलेबस यहाँ पे नहीं बैठेगा, समझे ना? मैं दिया है तो इसलिए पढ़ दे रहा हूँ मैं। हिंदू पेपर आया था 18 जनवरी को आया था ये मामला। देखो मामला क्या है, देखो यूनिवर्सिटी सब में फ्रीडम होना चाहिए बात करने का, नहीं डिबेट करने का, डिस्कशन करने का। जैसे देखो इस क्लास में हम लोग कोई ऊपर से इन्फोर्स कर दे कि नो इस पे चर्चा ही नहीं हो सकता है, तो फिर बुद्धि कैसे विकास होगा तुम लोग का? हाँ, डिबेट से बुद्धि विकास हुआ है कि नहीं हुआ है स्टूडेंट? डिबेट से ही हुआ है बुद्धि विकास। उसमें नया नया चीज़ कोई विद्यार्थी बोलेगा, फिर वो दूसरा कोई सीखेगा, फिर नया तर्क देगा, फिर कंपटीशन आएगा और उसे ज्ञान खुलता है। डिबेट डिस्कशन एक बहुत ही बड़ा हॉलमार्क है डेमोक्रेसी के लिए, है कि नहीं? बताओ तो। हाँ,
और वहीं से आदमी अलग होता है, एक विद्यार्थी और मेरिटोरियस होता है, एक संस्था और मजबूत होता है। मत देखो, यदि भारत में इस तरह का व्यवस्था यदि खत्म किया जाए तो अच्छी बात नहीं है। तो फिर यूनिवर्सिटी का ऑटोनॉमी का क्या होगा? फिर यही चीज़ तुमको यहाँ पे भी दिखेगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जानते हो IISc बेंगलोर का क्रेडिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है भारत में, है ना। ये कंट्रीज का टॉप रैंकिंग इंस्टीट्यूट है। अब ये लोग UAPA पे बात करने वाला था 2023 में, डिस्कशन चला, वही टेररिज्म से रिलेटेड तुम्हारा जो लॉ है उस पर चर्चा चलने वाला था, डिस्कशन डिबेट होने वाला था। इसने बोला कि नहीं करवाएंगे हम, मैनेजमेंट बोला कि नहीं करवाएंगे। देखो क्यों नहीं करवाओगे आप? UAPA पे तो बात होना ही चाहिए था। सेडिशन लॉ पे बात नहीं होता है क्या? JNU में बात खूब होता था सेडिशन के ऊपर। तो देखो ये अच्छी बात नहीं। देखो जवाहरलाल नेहरू में, JNU में क्या हुआ कि बोला गया ना कि कोई प्रोटेस्ट करेगा कैंपस में 20,000 फाइन होगा। हालांकि बाद में इस डिसीजन को फिर विड्रॉ कर दिया गया डर से, क्योंकि बहुत प्रोटेस्ट होना शुरू हो गया, फैकल्टी सभी आगे बढ़ गए। और उसमें देखो 2 इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स ने रिजाइन कर दिया अशोका यूनिवर्सिटी से, क्योंकि उनका जो पब्लिकेशन था पेपर में ना, और उसने कहा था कि 2019 में जो लोकसभा चुनाव में जो वोट लाया है बीजेपी उतना नहीं लाया है, मतलब बहुत ज़्यादा लाया है, जितना डिजर्व नहीं करता था, ऐसा कुछ बोला है। धांधलीबाजी कुछ लगा दिया गया होगा, EVM का कुछ मामला होगा, तो इसलिए क्या उसको निलंबित कर दिया गया, रिजाइन कर दिया गया, वो रिजाइन कर दिया उसने। तो आप सरकार के विरोध क्यों नहीं बोल सकते हो, ज़रा ये बताओ ना। तो ये प्रॉब्लम है। पॉलिटिकल प्रोपोगंडा इन यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस से द क्रिटिक्स, बोला है कि इस तरह नहीं करना चाहिए। अब तुम यहाँ पे देख लो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब UGC ने डायरेक्शन दिया यूनिवर्सिटी को, कॉलेज को, कि अपना अपना जगह पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला लोगो लगवाओ अपना उसमें प्रीमाइसेस में, प्रीमाइस मतलब बरांडा वगैरह सब जो भी है उसका, है ना, एरिया में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लगाओ, अवेयरनेस फैलाना है। ठीक है, अवेयरनेस के टाइम में ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात है कि जो भी G20 का जो मीटिंग हुआ, स्वच्छ भारत कैंपेन हुआ, बोला कि वो भी करो, उसको भी लगाओ। चलो ये इस पे भी एज अ टीचर मैं बोल रहा हूँ, क्रिटिक्स पता नहीं क्या बोलेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ यदि कोई कॉलेज में लगाया जाएगा पोस्टर तो कोई ख़राब चीज़ तो नहीं है, और हम सीखेंगे, है ना। वहाँ पे कोई लड़की है तो लड़की भी सीखेगी, लड़का भी सीखेगा और आगे जाकर प्रचार करेगा, अच्छी बात है। हाँ, G20 का समिट है, वो उसको भी बनाया, वो भी सीख है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, G20 समिट भारत में हुआ तो बहुत खुशी का बात ना है, इससे अवेयरनेस बढ़ेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम ये वाला में है। देखो तो एक लेटर दिया था देखो UGC ने, और कहा इसने कि हर कॉलेजेस को, देखो इसमें कुछ कॉलेजेस को ना सेल्फी पॉइंट लगाना है और वहाँ प्राइम मिनिस्टर का फोटो होगा। ये प्रॉब्लम है सबसे बड़ा। ये तो पूरा पॉलिटिक्स में हो गया जी, प्राइम मिनिस्टर फोटो रहा, जैसे तुम्हारा रेलवे स्टेशन में हो रहा था। तो ये अननेसेसरी चीज़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप प्रोग्राम और पॉलिसी को लोग प्रमोट करो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ऐसे भी रेडियो से लेकर हर एक चीज़ में प्रमोट होता है, गोदी मीडिया भी तो प्रमोट कर ही रहा है। मगर सेल्फी पॉइंट ये कुछ ज़्यादा है, ये कुछ ज़्यादा है। किसी आदमी को पसंद है तो करेगा, ज़बरदस्ती आप किसी को मत करो, तो फिर थोड़ा वो हो जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगा। अब न्यूजीलैंड देखो बच्चे लोग, न्यूजीलैंड देखो कितना बढ़िया है। अब हमारे भारत के संविधान में जो आज़ादी है वो हमारा आर्टिकल में दिया गया, आर्टिकल 19 में दिया गया, नहीं बोलने का आज़ादी, ये वो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। न्यूजीलैंड में ऐसा नहीं है। न्यूजीलैंड में तुम्हारा अलग से लॉ बना है एकेडमिक फ्रीडम के लिए, समझे। देखो नीचे लिखा गया, देखो कि वहाँ पे पूरा फ्रीडम है एकेडमिक स्टाफ को, यानी कि टीचर को पूरा, वहाँ पे देखो बच्चे, वहाँ पे देखो, वहाँ इस स्टाफ को, टीचर को, फैकल्टी को, स्टूडेंट को पूरा अधिकार है कि वो कोई भी विजडम रिसीव करता है। विजडम रिसीव करने का मतलब क्या, कि जो भी ऊपर से चीज़ चल रहा है, सरकार से आ रहा है, कोई भी नॉलेज आ रहा है, उसके ऊपर वो चर्चा कर सकता है। कोई मान लो स्टेट का कंट्रोवर्शियल ओपिनियन आया, स्टेट का अनपॉपुलर ओपिनियन आया, उस पर वो डिस्कस कर सकता है। बड़ी बात है ना, यानी कि पूरा गरिया सकता है सरकार को भी, वहाँ का टीचिंग स्टाफ, वहाँ का विद्यार्थी, और उसके लिए एक लॉ बना दिया गया है। भारत में तो ऐसा कोई व्यवस्था ही नहीं है। और हम यूनाइटेड स्टेट्स का भी जानते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स में भी इस तरह का फ्रीडम है। आगे देखो, तो ग्रेजुअल इरोजन ऑफ इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी, तो देखो ये ठीक नहीं है। जो इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी होना चाहिए, जो संस्था को फ्रीडम मिलना चाहिए, वो सब फ्रीडम खत्म हो रहा है। एक तो सिलेक्शन प्रोसेस देखो, वाइस चांसलर, हेड ऑफ द एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, सब ब्यूरोक्रेट्स लोग बन के जाता है, उसका अपॉइंटमेंट होता है, गवर्नर लोग अपॉइंटमेंट करता है। एक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है। दूसरी बात है, देखो UGC एक्ट 1956 में बोला गया है कि क्या, कि उसका मेन चीज़ बोला है कि स्टैंडर्ड क्या फॉलो होना चाहिए, है ना, वो किस तरह का यूनिवर्सिटी में सिलेबस होना चाहिए, वो सब चीज़ें उसको मॉनिटर करना है। तो चलो ये ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
बस सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि पॉलिटिकल इशू सब कॉलेज में पहुंचाना अच्छी बात नहीं है। अब सेल्फी पॉइंट कॉलेज में लगाना, ये सब चीज़ तो ठीक नहीं है। आगे देखो, अब देखो वीडैम इंस्टीट्यूट, जानते हो ना स्वीडन का, ये पहले भी हम लोग जानते हैं, स्वीडन इंस्टीट्यूट ये करता है ना, प्रिपेयर करता है वीडैम इंस्टीट्यूट का वो। तो उसमें देखो एकेडमिक फ्रीडम जो है भारत का बहुत ही कम पोजीशन में दिखाया गया। देखो तो यहाँ पे 179 कंट्रीज़ में हमारा जो कंट्रीज़ है वो 30% बिलो में है, बहुत नीचे हमारा रैंक है। हमारा रैंक देखो 0.38 है। बात समझे। इनफैक्ट पाकिस्तान का क्या रैंक, पाकिस्तान का क्या है, कितना मिला है, 0.43, यानी कि पाकिस्तान हमसे ज़्यादा बेटर है एकेडमिक फ्रीडम में। ये तुम्हारा स्वीडन का रिपोर्ट है, वीडैम इंस्टीट्यूट का रिपोर्ट है ये, समझे स्टूडेंट। तो देखो ये अच्छी बात नहीं है। इंडिपेंडेंट इंडिया हैड बीन सच लॉ रैंकिंग, यानी कि इमरजेंसी के टाइम में ही एकेडमिक फ्रीडम नहीं था, समझे, इस तरह का लो रैंकिंग था। अभी 2023-24 में इस तरह की यदि रैंकिंग मिल रहा है तो अच्छी बात नहीं है। अभी तो बहुत ज़्यादा आज़ादी होना चाहिए था बोलने का, हाँ, इंस्टीट्यूट सब में। तो देखो होमोजेनाइजेशन, यानी कि एक ही वही आपको उसी लाइन पे काम करना है, रिजिमेंटेशन वही बोलना है, ये ठीक नहीं है। ये आइडिया का जो इकोसिस्टम है वो ख़त्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, समझे। तो वही बोला गया कि इस तरह नहीं करना चाहिए। कोशिश करना चाहिए फैकल्टी बॉडीज़ के साथ डिस्कस करके कैसे स्टूडेंट में आइडियाज़ इनकलकेट करे, कैसे फ्रीडम का बात करे, ये सब चीज़ पे काम करना चाहिए था, समझे ना। तो इसलिए स्टूडेंट, जब हम 75th ईयर ऑफ इंडियाज़ एग्जिस्टेंस मना रहे हैं एज ए रिपब्लिक, मनाएंगे इस बार, तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि टैगोर का जो विज़न है देश के बारे में, टैगोर क्या सोचते थे। टैगोर सोचते थे कि नेशन कैसा होना चाहिए, वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर, जहाँ दिमाग हमारा काम करे बिना डर का। और यदि हम कुछ स्पीच दे रहे हैं यूनिवर्सिटी में और हमको डर है कि कहीं सरकार ना देख ले, कहीं सरकार ना सुन ले, कहीं सरकार हमको कोई जेल में अंदर ना डाल दे, यदि ये डर रहेगा तो हम कहाँ फ्रीडम से बात कर पाएंगे। तो टैगोर का विजन को भी यदि हमें साकार करना है तो इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी होना जरूरी है, एकेडमिक ऑटोनॉमी होना जरूरी है, जैसे न्यूजीलैंड में है, जैसे तुम्हारा यूएस में है, जैसे बहुत सारा कंट्री में है। तब जाके हमारा जो वीडैम जो इंस्टीट्यूट का जो रैंकिंग्स है उसमें थोड़ा बढ़ोतरी हो सकता है। दैट्स इट, कंप्लीट।